संभल हिंसा रिपोर्ट पर सियासत हाई है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अब रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। नवंबर 2024 में संभल में हिंसा हुई थी और मस्जिद के सर्वे को लेकर ये हिंसा सामने आई थी। रिपोर्ट में बर्क की भूमिका का जिक्र है, जिसको लेकर सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से इस रिपोर्ट पर अब सवाल उठाए गए। हालांकि जियाउर रहमान बर्क अपने ऊपर लग रहे इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि हिंसा में 5 निर्दोष लोगों की मौत हुई, जिसकी कानूनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। जान उनके भी लोगों की गई, लेकिन उन्हें ही दोषी साबित किया जा रहा है। बर्क ने जांच रिपोर्ट और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बर्क पर आरोप है कि 19 और 22 नवंबर 2024 को दिए उनके भाषणों ने माहौल बिगड़ा। इनके भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, जिससे तनाव और बढ़ा और बड़ी संख्या में लोग हिंसा के लिए तैयार होकर इकट्ठा हो गए। और संभल हिंसा की न्यायिक रिपोर्ट पर ओवैसी की पार्टी का कहना है कि सरकार की रिपोर्ट पर नहीं, कोर्ट की रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा है। साथ ही एमआईएम ने यूपी सरकार पर भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि न्यायिक रिपोर्ट में सरकार के लोग शामिल थे, इसलिए इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। सरकारों का तो क्या क्या रवैया है, ये तो सबके सामने जग जाहिर है। सरकार कैसे भेदभाव करती है वो भी जग जाहिर है। लेकिन इस विषय के संबंध में पूरी तरीके से जो न्यायपालिका का फैसला है, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। एआईएमआईएम का साफ साफ कहना है कि इस मामले में उसे सिर्फ कोर्ट के फैसले पर भरोसा है। जब तक कोर्ट फैसला ना दे दे, इस मामले में किसी को भी दोषी नहीं माना जा सकता। और संभल हिंसा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने हिंसा को लेकर बड़ा आरोप लगाया। वीएचपी का दावा है ये घटना अचानक भड़की हिंसा नहीं, बल्कि एक साजिश का हिस्सा हो सकती है। संगठन ने पूरे मामले में विदेशी फंडिंग की जांच की मांग उठाई। संभल हिंसा की न्यायिक रिपोर्ट को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेता राजकमल गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। राजकमल गुप्ता ने आरोप लगाया कि संभल दंगों के पीछे सुनियोजित साजिश और विदेशी फंडिंग की आशंका है। गुप्ता ने हिंसा से जुड़े लोगों के बैंक खातों की जांच कराने की मांग की। राजकमल गुप्ता ने सांसद और विधायक के बेटे पर दंगे की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने संयम से हालात संभाले, वरना हिंसा प्रदेश भर में फैल सकती थी। शायद इन लोगों के बैंकों के खातों की जांच कराई जाए। मुझे शक है कि इसके ऊपर विदेशी फंडिंग भी हुई है इस काम के लिए। और एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर घुमंतु समाज के प्रतिनिधियों से संवाद किया गया। सीएम योगी के आवास पर कार्यक्रम। समाज कल्याण विभाग का ये कार्यक्रम प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। घुमंतु समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होगी। सीएम योगी विकास और कल्याण पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। इस अहम कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान डीएनटी समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे और उत्तर प्रदेश में घुमंतु विकास बोर्ड के गठन पर उनका आभार व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सरकार की समाज के उत्थान और कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी देंगे। 3 दिन 3 बैठकें और कई बड़े फैसले। यूपी विधानसभा के तीसरे सत्र में 12 अहम विधेयकों पर मुहर लगी है। 2427 सवालों के जरिए जनता के मुद्दे सदन तक पहुंचे, तो ई विधान प्रणाली ने विधानसभा की कार्यवाही को और हाईटेक बना दिया। यूपी की 18वीं विधानसभा का वर्ष 2026 का तृतीय सत्र 3 से 5 अगस्त के बीच संपन्न हुआ। 3 दिवसीय सत्र में सदन की 3 बैठकें हुई। कुल 5 घंटे 32 मिनट की कार्यवाही में 2 घंटे 43 मिनट प्रभावी संचालन हुआ। इस दौरान कई विभागों से जुड़े 12 अहम विधेयक पुनः स्थापित कर पारित किए गए, जिनमें राजस्व संहिता, निजी विश्वविद्यालय, स्टाम्प, विनियोग और वानिकी विश्वविद्यालय संबंधी विधेयक शामिल हैं। सचिवालय को 435 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 282 स्वीकार करने योग्य रही। सत्र में 2427 प्रश्न मिले, जिनमें 95.67% ऑनलाइन हासिल हुए। विधानसभा सचिवालय ने बताया कि ई विधान प्रणाली और डिजिटल संसदीय प्रक्रियाओं ने कार्यवाही को ज्यादा पारदर्शी, आधुनिक और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाई।